यार देखो, आज हम एक और नया चैप्टर लेकर आए हैं, मैम लेकर आई है। बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं यार, एकदम लप्पू चीजें एकदम, है ना। एयर वाटर लैंड यही ट्रांसपोर्ट पढ़ने जा रहे हो, ठीक है ना। समटाइम्स आई गो बाय रोड, समटाइम्स आई गो बाय ट्रेन। तो वो मुझे कनेक्ट कर रहा है मेरे शहर को और यहाँ नोएडा से, और उसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। बाढ़ आ गई तो हम एयर ट्रांसपोर्ट की मदद से लोगों को खाना पहुंचाते हैं। ये मोहनजोदारो टाइम से हमको देखने को मिल रहा है ना। मोहनजोदारो में जब खुदाई करी गई, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब खुदाई करी, तो उससे पता चला कि नहीं भाई, ये उनके टाइम से रोड ट्रांसपोर्ट चल रहा है। और यहाँ पर देखो, आपको कैमरा वगैरह सब मिलता है। यमुना एक्सप्रेस पे जाओगी, वहाँ पर सब कुछ मिलता है, ठीक है ना। इवन कितनी स्पीड है हमारी गाड़ी की, ये तक भी आता है, ठीक है ना। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल, स्वागत है आप सभी लोगों का इस शानदार PW ICSE वाला यूट्यूब चैनल पर। सो आई एम हियर अगेन विद एन अमेजिंग टॉपिक दैट इज ट्रांसपोर्ट। उसको हम आज वन शॉट में रिवाइज करने जा रहे हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस माइंड मैप सीरीज में। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज शिग्रफ, योर ज्योग्राफी मेंटर और आपकी प्यारी दोस्त। तो यार देखो, आज हम एक और नया चैप्टर लेकर आए हैं, मैम लेकर आई है। और आज हम इस ट्रांसपोर्ट को, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसमें आपको कुछ नहीं, थोड़ा बहुत आपको रोडवेज बताएंगे, है ना। और इसमें आपको वाटरवेज बताएंगे, रेलवेज बताएंगे, कौन से नेशनल हाईवेज होते हैं, कौन से स्टेट हाईवेज होते हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट रोड्स होती है, ये सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं और देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई, ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों जरूरी है ये पढ़ेंगे, रोड ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, रेलवेज पढ़ेंगे, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं यार, एकदम लप्पू चीजें एकदम, है ना। एयर वाटर लैंड यही ट्रांसपोर्ट पढ़ने जा रहे हो, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं बेटा कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है ना। अभी जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये है आपका रोडवेज। क्या है ये? दीज आर योर रोडवेज। ये आपकी वो ट्रांसपोर्ट है जो लैंड पर चलती है, कार, ट्रक, बस, ट्रेन, है ना। ये दिस आर योर रोडवेज ट्रांसपोर्ट, या आप कह सकते हो लैंड ट्रांसपोर्ट, आप कह सकते हो, ठीक है ना। अब भाई ट्रांसपोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, व्हाई डू वी नीड ट्रांसपोर्ट? क्योंकि बेटा ट्रांसपोर्टेशन जो है, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे कोई भी ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो रोड हो, ये हमें क्या करता है, कनेक्ट करता है कंट्री के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ, ठीक है ना। जैसे मैं घर जाती हूँ, मैं घर कैसे जाती हूँ, समटाइम्स आई गो बाय रोड, समटाइम्स आई गो बाय ट्रेन। तो वो मुझे कनेक्ट कर रहा है मेरे शहर को और यहाँ नोएडा से, और उसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। फैसिलिटीज that facilitates the movement of raw material, fuel, machinery to points of production and finished good through the points of marketing and consumption। अभी इससे पहले वाले वीडियो में आपने क्या देखा था, इससे पहले वाला जो चैप्टर था जिसमें हमने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को डिस्कस करा है, हमने उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर देखा था कि भाई कोई भी इंसान अपनी फैक्ट्री वहां लगाता है जहां पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एकदम ओपी होता है, ठीक है ना। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम? कि भाई आपके पास साधन है कि आप अपने रॉ मटेरियल्स को, फ्यूल को, मशीनरी को, और जो भी आपने प्रोड्यूस करा है उसको आप मार्केट तक पहुंचा सकते हो कंजम्पशन के लिए, ठीक है ना। तो दैट इज द रीजन कि दीज आर द रीजन जिससे हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। इसके अलावा हम रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। कैसे? ऑफ द बैकवर्ड एरियाज बाय लिंकिंग देम विद द मोर एडवांस सिटीज। अब जैसे कोई जो एक सिटी ऐसी जैसे दिल्ली हो गई, नोएडा, गुड़गांव, चेन्नई, बैंगलोर, ये क्या है, ये आपकी एडवांस सिटीज है। वेरएज अगर हम नॉर्मल सिटीज की बात करें, है ना, कानपुर इतना बड़ा शहर है बट एडवांस नहीं है, ठीक है ना। मेरठ हो गया, झांसी हो गया, औरई हो गया, है ना। दीज आर व्हाट, दीज आर योर स्मॉल सिटीज। तो क्या कर रहे हैं हम, इनको बड़े बड़े शहरों से लिंक कर पा रहे हैं, ठीक है ना। एड्स इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। ऑब्वियसली बात है, जहां पर इंडस्ट्रीज होंगी, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा, वहां पर अर्बनाइजेशन आएगा, है ना। दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, मेट्रोज चलती है, नोएडा में बहुत अच्छा है, मेट्रो चल रही है। दैट इज द रीजन यहाँ पर इंडस्ट्रीज है, यहाँ पर दुनिया भर के ऑफिसेज हैं। Okay, then helps in minimizing the effects of natural disasters, remove scarcity of goods during any calamity or crisis। और अगर कहीं कोई आपदा आ गई, विपदा आ गई, तो क्या होता है भाई, इन ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही हम उन जगहों को ठीक कर पाते हैं। जैसे कि भाई बाढ़ आ गई तो हम एयर ट्रांसपोर्ट की मदद से लोगों को खाना पहुंचाते हैं, है ना। ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल दी यू कैन से इंपॉर्टेंस ऑफ रोड, यू कैन इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। स्टार्ट करते हैं बेटा रोड ट्रांसपोर्ट, या हम बात करते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो भाई चाहे ट्रक हो, ऑटो हो, स्कूटी हो, कार हो, बस हो, बाइक हो, ट्रैक्टर हो, कुछ भी हो, वैन हो, कुछ भी हो, ये सब क्या है, दीज आर योर रोड ट्रांसपोर्ट। तो रोड ट्रांसपोर्ट क्या है बेटा? इट इज अ सिग्निफिकेंट गिवन फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स विच इज एविडेंट फ्रॉम द रूइंस ऑफ मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। तो ये जो रोड ट्रांसपोर्ट की बात है, ये ऐसा नहीं अभी हाल ही में आया है, ये मोहनजोदारो टाइम से हमको देखने को मिल रहा है ना। मोहनजोदारो में जब खुदाई करी गई, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब खुदाई करी, तो उससे पता चला कि नहीं भाई, ये उनके टाइम से रोड ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ठीक है ना। मुगल रूलर्स वर नोटेड फॉर बिल्डिंग रोड्स। मुगल रूलर्स, बहुत बड़ा मुगल रूलर था शेरशाह सूरी, उसने बहुत ही फेमस रोड बनाई है, जीटी रोड बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया है, ठीक है ना। कहां से कहां तक? कोलकाता से लेकर पेशावर तक की उसने एक
रोड बनाई थी, ठीक है ना, काहे के लिए, टू स्ट्रेंथन एंड कंसोलिडेटेड हिज एम्पायर, अपने पूरे एम्पायर को स्ट्रेंथ करने के लिए और एकजुट बांधने के लिए उसने ये रोड बनाई थी। तो रोड ट्रांसपोर्टेशन ऐसा नहीं आज ही के टाइम पर बना है, बहुत टाइम से। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है आपकी जीटी रोड जो कि आपको दिख रही है, यहाँ से स्टार्ट होती है कोलकाता। उस टाइम पे तो बेटा ढाका भी अपना ही हुआ करता था, है ना, पूरा इंडिया ही अपना हुआ करता था, ठीक है ना। तो भाई उस टाइम पे क्या था, यहाँ कोलकाता से लेकर ये पूरी, ये यहाँ से स्टार्ट होती है और ये कलकत्ता, ये ऐसे करते 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 प्रयागराज, आगरा, अलीगढ़, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, लाहौर, इस्लामाबाद होते होते काबुल तक, यहाँ पेशावर तक इसने रोड बनाई हुई है, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर जीटी रोड। इसको क्या बोलते हैं, जीटी रोड बोलते हैं। जीटी रोड इज ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। आगे देखो क्या है, ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट इज इन मॉडर्न सेंस वाज क्वाइट लिमिटेड इन इंडिया बिफोर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना ज्यादा नहीं था, लिमिटेड था, बहुत ज्यादा हमारे यहाँ चीजें नहीं चल रही थी, ठीक है ना। आपको पता है कि हमारे यहाँ ट्रेन भी इंट्रोड्यूस करी गई थी, तो 1853 में करी गई थी, ठीक है ना। एक 20-year old प्लान बनाया गया था, 20-year old प्लान टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ रोड वाज इनिशिएटेड इन 1961। अब 1961 की बात है तो ऑब्वियसली बात है कि भाई ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है। आज के टाइम की बात करें तो बेटा नहीं, अब नहीं का मतलब नहीं, नहीं, नहीं इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, ठीक है, नहीं बोलते हैं इसको। ये इसने रिपोर्ट किया है दैट इंडिया हैज अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ रोड्स, बहुत ज्यादा रोड्स है हमारे यहाँ, बहुत ज्यादा रोड्स बन चुकी हैं, मेकिंग इट द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन दी वर्ल्ड, दुनिया में सबसे। अब आपका कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए कि भाई वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन है जिसके यहाँ रोड नेटवर्क बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। सेकंड नंबर पर हमारा इंडिया, ये हमको पता चल गया, ठीक है ना। चलो अब बेटा बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट में ही नेशनल हाईवेज की बात करते हैं। तो भाई ये आपको दिख रहे हो इतनी बड़ी बड़ी छोटी छोटी लेन्स आपको दिख रही हैं, ये क्या है, दीज आर योर नेशनल हाईवेज। हर कोई नेशनल हाईवे पर कभी ना कभी तो गया ही होगा, है ना। चलो नेशनल हाईवे क्या होती है बेटा, दे आर दी मेन रोड्स कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। इनको ये क्या होती है, ये मेन रोड्स होती है और इनको कंस्ट्रक्ट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट करती है, ठीक है ना। ये जो आपकी रोड्स होती है ये पूरे कंट्री में रन करती हैं, जो बड़े बड़े सिटीज को कनेक्ट करती है, ठीक है ना। सो रनिंग थ्रू आउट द कंट्री, कनेक्टिंग एवरी मेजर सिटी, जो बड़ी बड़ी सिटीज होती है उनको कनेक्ट करती है। एंड ये क्या होती है, बैकबोन ऑफ द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये नेशनल हाईवे होना जरूरी है, ठीक है ना। नेशनल हाईवेज आर डिजाइंड एज NH, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं NH1, NH2, NH5, NH7, ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, इट इज NH47, ठीक है ना। कौन सा है, NH47 है, जो कि आपका 7,770 किलोमीटर का है। अब आपका होमवर्क ये है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि भाई NH47 कहां से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, कहां पर खत्म होता है, ठीक है ना। कमेंट करके बताना। रिप्रेजेंट ओनली 1.7% ऑफ द टोटल नेटवर्क लेंथ बट हैंडल अबाउट 40% ऑफ द टोटल रोड ट्रैफिक। तो वे कह रहा है कि जो आपका NH47 है, ये जितनी भी हमारी इंडिया में नेटवर्क्स है, जितनी भी हमारे रोड कनेक्टिविटीज है, रोड नेटवर्क्स हैं, ये उसका सिर्फ 1.7% हिस्सा है, लेकिन ये हमारे इंडिया के 40% ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट यूटिलाइजेज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड हिंड्रेंस फ्री ट्रैफिक मूवमेंट बाय widening roads, grid separation, construction of bypasses, bridges, roads, railroads crossing। वो कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही है। जैसे कि भाई छोटी छोटी रोडें बना दी, अभी नोएडा आओगे तो मैं यहाँ पर एक बार में 12 लेन्स मिलेंगी, है ना। तो ये है। देन ग्रिड सेपरेशन का मतलब क्या हुआ, भाई आपको पता होगा कि भाई जब ऐसे जब 3 लेन्स होती हैं, है ना, 3 लेन होती है, तो यहाँ पर सबसे फास्ट मूविंग होती है, जिसको 80 किलोमीटर या 100 से ऊपर चलना है स्पीड में, वो यहाँ रहता है, जिसको 60 में चलना है वो यहाँ रहता है, जिसको 40 में चलना है वो यहाँ रहता है। तो दिस इज ग्रिड सेपरेशन, ठीक है ना। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ बाईपासेस, भाई हमारे हर जो छोटा मोटा शहर होता है उसके अगल बगल से बाईपास निकलता है, ठीक है ना। देन ब्रिजेस बनाए हैं, रेल रोड ब्रिजेस क्रॉसिंग बनाई हुई है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही गवर्नमेंट यहाँ पर हमारे ट्रैफिक को, इंडिया के ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, ठीक है ना। चलो अब NHAI क्या है बेटा, ये 1988 में बना था, जिसका काम क्या है, जिसका काम है डेवलपमेंट करना, हाईवेज को बनाना, उसको मैनेज करना, है ना। मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डेवलपमेंट, मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवे। NH का मतलब नेशनल हाईवे, ठीक है ना। ऑपरेशन में कब आया, ये ऑपरेशन में आया था 1985 में, तो 1988 में बनाया गया था, ऑपरेट होने लगा 1995 से, है ना। एंड इज करेंटली अंडरटेकिंग द डेवलपमेंट एक्टिविटीज। और कैसे डेवलपमेंट एक्टिविटीज ले रही है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनका काम है ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि नए आ रहे हैं, जो नए हाईवेज बनाए जा रहे हैं, है ना। आप देखोगे तो हर जगह कहीं ना कहीं हाईवेज बनाए ही जा रहे हैं। तो वो प्रोजेक्ट कौन टेकअप करता है, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टेकअप करती है, ठीक है ना। क्या है मैं इनका कि भाई इंप्रूवमेंट ऑफ मोर देन 25,000 किलोमीटर ऑफ द एरियल रूट्स ऑफ
नेशनल हाईवे नेटवर्क टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, कि भाई जो हमारे यहाँ रोड का सिस्टम हो वो एकदम ओपी सिस्टम हो, ऐसा नहीं खुदा खुदा हो, एकदम चपाट रोडें हो, एकदम मजेदार रोडें हो, ठीक है ना, और कम से कम 25,000 किलोमीटर तक की हम रोड कंस्ट्रक्ट कर सकें। 25,000 किलोमीटर इज वेरी बिग, वेरी वेरी बिग नेटवर्क ऑफ रोड, ठीक है ना। ओके, अब नेशनल हाईवे पढ़ लिए, अब आता है एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे क्या होता है? एक्सप्रेसवे आर हाईवेज प्लान्ड फॉर हाई स्पीड ट्रैफिक हैविंग फ्यू इंटरसेक्शंस, limited points of access or exit and a divider between lanes for traffic moving in opposite direction, usually have 6 to 8 lanes। अब ये क्या होता है? इन्हें हम एक्सप्रेस वे बोलते हैं, ठीक है ना। अभी आगे पढ़ोगे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, ताज एक्सप्रेस वे बोलता है उसको, ठीक है ना। तो ये जो एक्सप्रेस वेज हैं ये बेसिकली क्यों बनाए गए हैं? ये इसलिए बनाए गए हैं कि भाई वहां पर हाई स्पीड वाला ट्रैफिक चल सके। हाई स्पीड का मतलब 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, या जैसे यमुना में बेटा 120 किलोमीटर तक की गाड़ियां चलती है, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं जिसमें इंटरसेक्शन बहुत कम है। जैसे अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे में कभी अगर आप ट्रैवल करा हो तो वहां पर इंटरसेक्शंस नहीं है। अगर आप चाहो कि आप कहीं यू टर्न वगैरह लेना है तो 80 किलोमीटर्स पे यू टर्न आएगा, या कोई अगर एक्सप्रेसवे पकड़ना चाहता है तो उसको काफी किलोमीटर्स के बाद एक्सप्रेसवे पकड़ने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन बहुत कम है, बहुत ऐसा नहीं कि पॉइंट पर एग्जिट है या पॉइंट पर एंट्री है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लिमिटेड पॉइंट ऑफ एक्सेस बता दिया मैंने। देन डिवाइडर है बीच में, ऑब्वियस सी बात है यमुना एक्सप्रेस में पूरा डिवाइडर है, तो अगर आपको कहीं अगर वापस जाना है या कुछ करना है तो उसके लिए आपको काफी किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, उसके बाद कहीं एग्जिट पॉइंट आएगा, फिर आप एग्जिट करोगे तब दोबारा आप दूसरी लेन पर चढ़ पाओगे, ठीक है ना। ऐसे, और कितनी लेन्स है? 6 से 8 लेन्स इसमें होती हैं, ठीक है ना। मेजर डिफरेंस क्या होता है एक हाईवे और एक्सप्रेसवे में? वो होता है इसका कंट्रोल, कि उसका कंट्रोल क्या है, ठीक है ना, ये होता है। ओके, एक्सप्रेसवे में क्या होता है? रोड्स जो है बेटा, रोड्स आर मल्टीपल्स। एक्सप्रेसवे में रोड्स कई सारी होती हैं, 6 to 8 होती हैं, बट हैव कंट्रोल्ड एक्सेस फ्रॉम अ व्हीकल कैन एंटर थ्रू अ लिमिटेड स्पेस बट नो फर्दर। तो एक्सप्रेसवे में क्या होता है बेटा? एक्सप्रेसवे में जो व्हीकल्स वगैरह होती हैं ये एक लिमिटेड स्पेस से एंटर कर सकती है ना। बट केस ऑफ हाईवेज उसमें क्या होता है? इसमें आपकी मल्टीपल रोड्स होती हैं जो मर्ज होती रहती है एक दूसरे के साथ या क्रॉस करती रहती है, उनको हम बेटा हाईवेज बोलते हैं, ठीक है ना। सो बट इन द केस ऑफ हाईवे देयर आर मल्टीपल रोड्स विच मर्ज विद और क्रॉस द हाईवे एट मेनी प्लेसेस, ठीक है ना। बिसाइड इसके अलावा एक्सप्रेसवे हैव सेवरल फैसिलिटीज। एक्सप्रेसवे में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेगी, रैंप मिलेगा, लेन डिवाइडर मिलेंगे, टेलीफोन बूथ मिलेंगे, सीसीटीवी कैमरा मिलेगा, कैमरास मिलेंगे एंड मोबाइल रडार्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे बेनिफिट्स किसके हैं? एक्सप्रेसवे के। तो जैसे आपको ये दिख रहा है, ये क्या है? ये आपका एक्सप्रेसवे है और यहाँ पर देखो आपको कैमरा वगैरह सब मिलता है। यमुना एक्सप्रेसवे पर जाओगी वहां पर सब कुछ मिलता है, ठीक है ना। इवन कितनी स्पीड है हमारी गाड़ी की ये तक भी आता है, ठीक है ना। ओके, दस एक्सप्रेसवे प्रोवाइड हाई स्पीड ग्रेटर सेफ्टी, है ना। उसमें आप तेज स्पीड से चल सकते हो, आपको सेफ्टी मिलती है उसमें, क्योंकि उसमें कोई भी जानवर भी नहीं आ सकता, ठीक है ना। यमुना एक्सप्रेसवे में या किसी भी एक्सप्रेसवे में इस तरह से उसे बिल्ड करते हैं कि कोई गाय कोई जानवर ना आ सके, ठीक है ना। देन कंफर्ट मिले, कन्वीनियंट हो किस हर ड्राइवर के लिए भी और पैसेंजर्स के लिए भी, और लोअर ऑपरेटिंग व्हीकल कॉस्ट, यानी कि जो छोटी मोटी गाड़ियां चल रही हैं उनके लिए भी कन्वीनियंट हो। ओके, अब एक एक करके फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। ये है मेरे घर के पास वाला एक्सप्रेसवे। सो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हमारे घर से बस थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे ही आपको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मिलेगा। क्या है भाई इनकी ज्यादा फैसिलिटीज देख लेते हैं। तो भाई 296 किलोमीटर लॉन्ग है, 4 लेन है। 4 लेन का मतलब यह है क्या है कि भाई 4 लेन है, ठीक है ना, लेकिन इसे 6 लेन्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है यूपी में। कब स्टार्ट किया गया था? 16 जुलाई 2022 में इसको स्टार्ट किया गया था। कहां से कनेक्ट करती है बेटा? गोंडा विलेज ऑफ चित्रकूट से लेकर ये कहां तक? कुडरेल विलेज ऑफ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एंड इटावा डिस्ट्रिक्ट में जाकर कनेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये इसकी खास बात है। फिर आता है आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल का मतलब ये आपके नॉर्थ ईस्ट वाली कंट्रीज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस इज योर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ओके, चलो, तो इंडिया लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है, सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, 341 किलोमीटर का। कब स्टार्ट हुआ था बेटा? नरेंद्र मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया था। कब? 16 नवंबर 2021 में स्टार्ट किया था। कहां कनेक्ट करता है बेटा? गाजीपुर को लखनऊ से कनेक्ट करता है यूपी में, है ना। ट्रैवल टाइम कम कर दिया, लखनऊ से लेकर बक्सर, यानी बिहार में जगह है बक्सर, है ना। वहां का ट्रैवल टाइम कम कर दिया, 7 घंटे से लेकर अब सिर्फ 4 ही घंटे लगते हैं इस एक्सप्रेसवे से बनने से। और लखनऊ से गाजीपुर का डिस्टेंस 6 घंटे से कम करके 3.5 घंटे कर दिया। तो भाई कितना बड़ा बेनिफिट है। टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा था, लेकिन अब इसके बनने से टाइम बहुत बच रहा है, ठीक है ना। मतलब अगर आप लखनऊ से गाजीपुर जाना चाहते हो, गाजीपुर से लखनऊ आना चाहते हो, तो पहले 6 घंटे लग रहे थे, बट इसके बनने से, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से 3.5 घंटे में ही आप पहुंच रहे हो, ठीक है ना।
डायरेक्ट लिंक किसके बीच में है बेटा, एनसीआर और ईस्टर्न यूपी। अब एनसीआर का मतलब क्या है, एनसीआर का मतलब नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे मत लगा लेना, यहाँ पर एनसीआर का मतलब है नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली वाला एरिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिंक है दिल्ली वाले एरिया और ईस्टर्न यूपी में, टिल ऑलमोस्ट बिहार तक जाता है, जिसमें आपके 18 फ्लाईओवर्स पड़ते हैं, 17 रेलवे ओवर ब्रिजेस पड़ते हैं, 7 लंबे लंबे ब्रिजेस पड़ते हैं, 108 माइनर ब्रिजेस पड़ते हैं और 13 इंटरचेंज एंड 271 अंडरपासेस पड़ते हैं, ठीक है ना। तो आप ये वाला पॉइंट तो छोड़ सकते हो, बट यहां तक आप लिख लो कि डायरेक्ट लिंक है इसका एनसीआर से लेकर ईस्टर्न यूपी तक है, ठीक है ना। चलो फिर आता है आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, मैं इस पे भी चली हुई हूँ, एग्जैक्टली ऐसे ही लगता है। और भाई साहब आगरा से दिल्ली आना चाहते हो ना तो 4-5 घंटे में आ जाओगे यार, है वो 600 किलोमीटर, बट यू कैन कम इन 4 to 5 आवर्स। इतनी सपाट रोड है, इतनी मजेदार रोड है कि मैं क्या ही बताऊं, ठीक है ना। तो दिस इज, इसको हम बेटा वैसे इसको, और इसका नाम है ताज एक्सप्रेसवे, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ताज एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ, तो बात करते हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। ये क्या है, इट इज अ 6 लेन एक्सप्रेसवे है ये, है ना, 6 लेन है, यानी 3 जाने वाली 3 आने वाली, है ना, ठीक है ना। क्यों बनाया गया है, ट्रैफिक और पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, और कई सारे टाउन्स और कमर्शियल सेंटर्स को जो नॉर्थ ऑफ यमुना है, यमुना रिवर के नॉर्थ में है, उनको कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। ट्रैवल टाइम रिड्यूस हो गया है आगरा और लखनऊ के बीच में 7 घंटे से लेकर 3.5 घंटे में, मैंने बताया था ना 4 घंटे में हम लोग आ गए थे, और 1 घंटा इसलिए लग गया होगा कि हम लोग कहीं रुक गए होंगे कुछ खाने पीने के लिए। बहुत मतलब 7 घंटे बेटा बहुत होता है, 7 जस्ट हाफ हो गया, इसको बनाने से जस्ट हाफ हो गया, तो आधे में आ गया। ऑटोमेटिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें, एम्ड एट रिड्यूसिंग रोड एक्सीडेंट्स एंड हेल्पिंग इवन एट द टाइम ऑफ फॉग। तो ऑटोमेटिक ये जो आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट है, इट इज लाइक कि आपकी क्या स्पीड है, आगे कहीं कंजेशन है कुछ है, तो ये आपको बताता रहता है, वहां पर स्क्रीन चलती रहती है, ठीक है ना। इस तरह का एक्सप्रेसवे है। फिर आता है आपका यमुना एक्सप्रेसवे, इसमें भी मैम गई हुई है, इस पर तो मेरा घर ही पड़ता है, रास्ता ही पड़ता है, तो इससे हम जाते ही हैं। सपाट रोड है यार, एक बार क्या हुआ था कि भाई इतनी बढ़िया रोड है बेटा कि इस पे एक बार एरोप्लेन की भी लैंडिंग करा चुके हैं, ठीक है ना, एक बार ऐसा हो चुका है। तो ये यमुना एक्सप्रेसवे है बेटा, जो आपका किसको कनेक्ट करता है, ये आपका ग्रेटर नोएडा या मैं बोलूँ दिल्ली को कनेक्ट करता है, किससे, आगरा से कनेक्ट करता है, और ये मात्र 2 घंटे या 2.5 घंटे में आपको आगरा यानी ताजमहल पहुंचा देता है, ठीक है ना। चलो तो भाई ये भी क्या है, ये एक 6 लेन एक्सप्रेसवे है, 6 लेन एक्सप्रेसवे है, जिससे कहां कनेक्ट करता है, ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करता है आगरा से। कब इनॉग्रेट हुआ था बेटा, 2012 में इनॉग्रेटेड हुआ था, ठीक है ना। चलो, फास्ट मूविंग कॉरिडोर टू मिनिमाइज द ट्रैवल टाइम एंड कनेक्ट्स मेन टाउनशिप एंड कमर्शियल सेंटर्स। क्या 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 करता है बेटा, जो टाउनशिप्स हैं, मथुरा, वृंदावन, है ना, इन सबको कनेक्ट करता है बड़े बड़े शहरों से, है ना। और ये जो एक्सप्रेसवे है, इट इज ऑन दी वेस्टर्न साइड ऑफ दी यमुना रिवर। तो अब नॉर्थ में कौन है, नॉर्थ में आपका ताज एक्सप्रेसवे आगरा वाला, और आपका वेस्ट में कौन सा है, यमुना है, ठीक है ना। कितना टाइम रिड्यूस हो गया बेटा, आगरा दिल्ली के बीच में 2 घंटे में आप पहुंच रहे हो, 2 घंटा इज नथिंग, ठीक है ना। चलो, enables UP farmers in western UP to move their agriculture, horticulture and dairy products to major cities। इस एक्सप्रेसवे के थ्रू जो भी फार्मर्स हैं वो अपने एग्रीकल्चर, डेयरी प्रोडक्ट्स और हॉर्टिकल्चर सामान को पहुंचा देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको टेलीफोनिक बूथ्स मिलेंगे, CCTV कैमरास मिलेंगे जो हर 5 किलोमीटर लगे हुए हैं, जिससे कि भाई स्पीडिंग को कंट्रोल किया जा सके। यहाँ तक कि बेटा इस यमुना एक्सप्रेसवे में ये भी बोला गया है कि मिनिमम आपकी कितनी स्पीड होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी आपकी स्पीड हो सकती है, ये भी कंट्रोल वो करता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम कितनी होती है तो तुम्हें पता रहता है, बट मिनिमम कितनी होनी चाहिए ये भी ये वाला एक्सप्रेसवे बताता है, ठीक है ना। फिर आता है आपका अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे, ठीक है ना। ओके, ये इंडिया का फर्स्ट 4 लेन एक्सप्रेसवे है ना। अभी तक आपने जो एक्सप्रेसवे पढ़े वो कितने थे, 6 लेन्स के थे, बट ये 4 लेन एक्सप्रेसवे है। कब बना था बेटा, 2001 में बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, ट्रैवल टाइम कम करने के लिए, किसके बीच में, अहमदाबाद और वडोदरा के बीच में, लेस देन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर आप अहमदाबाद वडोदरा के बीच में पहुंच रहे हो, ठीक है ना। इसमें आपको जब आप चलोगे तो कुछ माइनर ब्रिजेस मिलेंगे, कुछ कैनाल क्रॉसेस मिलेंगी, कुछ इंटरचेंजेस मिलेंगे आपको नदई एंड आनंद पे। ओके, फिर आता है आपका दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे, यहीं पे ही है, ठीक है ना। आज जरा देख लेते हैं। पब्लिक के लिए ओपन किया गया था बेटा 2008 में, और इट इज अ पार्ट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। भाई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पता है क्या है, ये दिल्ली को कनेक्ट करता है, इधर कनेक्ट करता है, इधर चेन्नई कनेक्ट करता है, नीचे बैंगलोर कनेक्ट करता है, तो ये क्वाड्रिलेटरल बनता है, ठीक है ना। तो ये इसका पार्ट है, यानी दिल्ली गुड़गांव जो हाईवे है ये इसका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का ये पार्ट है, ठीक है ना। ट्रैवल टाइम कितना कर दिया है, 60 मिनट से लेकर बेटा 20 मिनट्स में इसको
कवर कर सकते हो आप। तो यानी दिल्ली से गुड़गांव जाने में पहले 1 घंटा लगता था, लेकिन अब 20 मिनट में आप खाली पहुंच रहे हो, ठीक है ना। इसके पास बेटा क्या है, यहाँ पर SOS टेलीफोन्स हैं हर 1.5 किलोमीटर में और CCTV सर्वेलेंस भी है। फिर आता है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, ये अब साउथ की हम बात कर रहे हैं। ये इंडिया का पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे है जो कि हाई स्पीड है, कॉन्क्रीट है, टोल्ड एक्सप्रेसवे है, यहाँ पर टोल लगता है ना। ट्रैवल टाइम कितना कर दिया बेटा, 4 से 5 घंटे लगते थे मुंबई से पुणे जाने के लिए, जो कि अब 2 से 3 घंटे में आप पहुंच सकते हो। फिर आता है बेटा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, ये 6 लेन एक्सप्रेसवे है जो आपको नोएडा और ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। ये है आपका नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। यही कहीं तो मेरा घर भी है शायद, हाँ, ओहो, ठीक है ना। चलो फिर आता है आपका DND फ्लाईओवर, दैट इज दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे, ठीक है ना, DND बोलते हैं इसको। ये दिल्ली और नोएडा को कनेक्ट करता है, दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे। ये 8 लेन एक्सप्रेसवे है भाई साहब, 8 लेन, 8 लेन वाला एक्सप्रेसवे है, बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे बेटा, 8 लेन, 4 रोड्स है, मैं इस पे भी चली हूँ। देखो मैं बताऊं, यमुना भी मैंने देखा है, मैंने ताज भी देखा है, मैंने DND देखा है, मैंने दिल्ली गुड़गांव देखा है, मैंने आपका नोएडा गुड़गांव देखा है, सब देखा है, ठीक है ना। तो ये आपका DND फ्लाईवे है ना, 8 लेन का एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली और नोएडा को कनेक्ट करता है। फिर आता है आपका बेटा पानीपत एक्सप्रेसवे, इसमें भी मैम गई हुई है। ये 10 किलोमीटर एलिवेटेड हाई एक्सप्रेसवे है हरियाणा में, 6 लेन का एक्सप्रेसवे है जो कि बनाया गया है ट्रैफिक को डिकंजेस्ट करने के लिए। जैसे दिल्ली से अमृतसर लेकर बहुत भीड़ होती है, तो ये रूट बना दिया गया है कि ये एक्सप्रेसवे बना है जिसपे कि ट्रैफिक कम से कम आए, ठीक है ना। तो दिस इज दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे, ये आप देख सकते हो, ठीक है ना। फिर आता है आपका बैंगलोर मैसूर ओके इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर। ये क्या है बेटा, ये आपकी 4 से 6 लेन का कॉरिडोर है, ठीक है ना। 111 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे है कर्नाटका में, जो आपको कनेक्ट करता है बैंगलोर को मैसूर से, ठीक है ना। डिस्टेंस बहुत कम कर देता है बेटा ये भी। अब आता है स्टेट हाईवेज, अब आपने नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवे पढ़ लिए, अब आता है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवेज क्या होता है बेटा, स्टेट हाईवे है दैट मींस इसको कंट्रोल कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करती है। ये स्टेट हाईवेज जो है ये नेशनल हाईवे में आकर कनेक्ट हो जाती है, ये लिंक प्रोवाइड करती है नेशनल हाईवेज में आकर कनेक्ट होने के लिए, ठीक है ना। ओके सो प्रोवाइड लिंकेज विद नेशनल हाईवेज का तो लिंक होता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, है ना। जैसे भाई हेडक्वार्टर, जैसे आपके ये यूपी का हेडक्वार्टर पड़ता है आपका लखनऊ में, है ना। तो ये स्टेट हाईवे ही कंट्रोल कर, स्टेट हाईवे ही उनको वहां तक लेकर जा रहा है ना। इंपॉर्टेंट टाउन्स को कनेक्ट करता है, टूरिस्ट को करता है, माइनर पोर्ट्स को करता है विद इन द स्टेट। फिर आती है आपकी डिस्ट्रिक्ट रोड। ये रोड क्या होती है बेटा, ये एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती है दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ या बड़े बड़े शहर के साथ या फिर स्टेट हाईवे के साथ एंड देन नेशनल हाईवे के साथ, ठीक है ना। So important road within district connection area of producing with markets, also connect small towns, छोटे छोटे टाउन्स को कनेक्ट करती है बेटा दूसरे टाउन्स के साथ, इवन स्टेट हाईवे को कनेक्ट करती है, नेशनल हाईवे के साथ कनेक्ट करती है, एज वेल एज तहसील को कनेक्ट करती है, रूरल एरिया को कनेक्ट करती है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से कनेक्ट करती है, ठीक है ना। यानी कि जैसे लखनऊ के आसपास के जितनी भी गांव वाले शहर होंगे या तहसीलें होंगी तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट रोड्स बनी हुई है, ठीक है ना। ओके फिर आता है आपकी रूरल रोड्स। रूरल रोड्स का मतलब गांव की सड़कें, है ना, वो सड़कें जो गांव तक जा रही है उसको हम रूरल रोड्स बोल रहे हैं, है ना। रूरल रोड्स क्या होती है, दे कंस्टिट्यूट अबाउट 80% ऑफ द टोटल रोड लेंथ इन द कंट्री। जितने भी कंट्री में हमारी रोड लेंथ है 80% हमारे यहाँ रूरल रोड लेंथ है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द रूरल रोड्स क्या है, इनिशियली बेटा ये पहले सैंड रोड थी यानी मिट्टी की सड़कें थी, ये बाद में इसको कॉन्क्रीट कर दिया और डामर की रोड बना दी है। प्रोवाइड लिंक्स वाइटल लिंक्स provide vital links by moving agriculture produce and the finished products to a small scale industries from the producing centers to the marketing centers। भाई ये जो आपकी रूरल रोड्स होती हैं जो भी गांव में छोटी मोटी चीजें बना रही है, मैंने आपको बताया था ना कि गांव में भी चीजें छोटी मोटी अचार पापड़ ये सब बनाया जाता है, गांव में बरियां बनाई जाती है ना। तो इन सब चीजों को सेल करने के लिए आपको रोड चाहिए, है ना, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो उन सबको चीजों को सेल करने के लिए ये रूरल रोड्स की मदद से उनको मार्केट तक पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। फिर आती है आपकी BRO, ब्रो बाई ब्रो, तुम ब्रो हो, ब्रो ये वो ब्रो नहीं है भाई, ब्रो ये ब्रो है लेकिन ये वो वाला ब्रो नहीं है, तुम ब्रो समझ रहे हो, ये ब्रो दूसरा वाला ब्रो है, दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। दिस इज नॉट दैट ब्रो। ये क्या है बेटा, ये बेसिकली ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉर्डर्स को कंट्रोल करती है। भाई इंडिया के बॉर्डर्स भी है ना, तो वहां पर भी रोड्स बनाई गई हैं, तो उनको कौन कंट्रोल करेगा, उनको बेटा ब्रो करता है, ठीक है ना। तो सेटअप कब हुआ था बेटा, 1960 में सेटअप किया गया था डिफेंस प्रिपेयरनेस के लिए, कि भाई
दूसरे देश हमारे ऊपर हमला ना कर सके, कुछ ऐसी रोड बनाई गई हैं जहां पर हमारी आर्मी आसानी से पहुंच सके। एंड एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू इंप्रूवमेंट ऑफ रोड, और दूसरे देश से अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो इन रोड्स के थ्रू हम अपने देश में सामान इंपोर्ट भी कर सके, ठीक है ना। कहां पर? नॉर्थ में, जम्मू कश्मीर साइड, पंजाब इस तरफ, एंड नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द कंट्री। इधर पे चाइना, जहां पर चाइना हमारा दम खाए रहता है ना, और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है हमारी, है ना, यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टेड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड फ्रॉम मनाली, जो हिमाचल प्रदेश में है, ले से लेकर, मनाली से ले, भाई बहुत सारे बच्चों का सपना होगा यहाँ पर कि बाइक से आगे वो झंडा लगाकर एक बाइक से, बुलेट से आपको लद्दाख जाना है, ले जाना है, तो भाई वो वाला जो हाईवे है उसको ब्रो ने बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो कहाँ से कनेक्ट करता है बेटा? हिमाचल प्रदेश मनाली से कनेक्ट करता है लेह तक, लद्दाख तक। कितनी एल्टीट्यूड पर बेटा? 4270 मीटर की हाइट पर ही जाकर ये हाईवे बना हुआ है, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स इन स्ट्रेटेजिक सेंसिटिव एरियाज, मतलब इस कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के अलावा ब्रो क्या करता है बेटा? स्नो क्लियरेंस इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज। भाई जम्मू कश्मीर में, लेह लद्दाख में क्या होता है? बर्फ पड़ गई सड़कों पे, अब उन्हें साफ कौन करेगा? उसको क्लियर कौन करेगा? रास्ता बंद हो गया, तो भाई ये जिम्मेदारी किसकी होती है? जिम्मेदारी होती है ब्रो की, ठीक है ना। भाई तभी तो है, अपना भाई तो है, ठीक है ना। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरफील्ड्स, बिल्डिंग एंड परमानेंट ब्रिजेस, तो ब्रिजेस बनाना हाई एल्टीट्यूड पर, बिल्डिंग्स बनाना हाई एल्टीट्यूड पर, एयरफील्ड बनाना कि भाई जैसे मान लो लद्दाख वद्दाख में अगर कोई प्लेन उतारना है या कोई हेलीकॉप्टर लाना है या कोई एयरक्राफ्ट उतारना है, तो भैया इनकी ये सब भी ब्रो ही बनाता था। दिस इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। अब आज जरा रोडवेज की हम इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। रोडवेज का मतलब बेटा सब कुछ, है ना। ये आपके स्टेट एक्सप्रेसवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, रूरल रोड, सारे एक्सप्रेसवे, ठीक है ना, सारे रोड। तो बेटा इससे क्या है, हर गांव जो है वो उसको हम रीच कर सकते हैं। रोड बनी है तो हम गांव जा सकते हैं, हमारा रीच बढ़ गया है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम है बेटा, लोअर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देन रेलवे लाइंस, है ना, रेलवे से सस्ता पड़ता है। दूसरा बेटा, तीसरा, कैन बी कंस्ट्रक्टेड इवन इन एरियाज ऑफ डिफरेंट टेराइन एंड वेयर रेलवे लाइन डज नॉट एग्जिस्ट। भाई जहां पर पहाड़ है वहां ऐसे रेलवे चढ़ नहीं सकती, आगे नहीं बढ़ी नहीं पा रही, है ना। तो ऐसे में क्या है भाई, पहाड़ों में अक्सर आपको यहाँ पर रोड्स मिल जाएंगे। तो रोड बनाना आसान है लेकिन ट्रैक बिछाना मुश्किल है, ठीक है ना। देन ऑफर डोर टू डोर सर्विस, भाई सही बात है, हम अपने घर से चलेंगे, मैम यहाँ से बैठती है, अपने घर पे जाके उतरती है, है ना। जो स्टेशन है, जो ट्रेन है, वो तो एक स्टेशन पे आएगी, फिर स्टेशन के बाद आपको ऑटो या घर वाले लेने आएंगे, फिर आप घर जाओगे। तो इससे अच्छा ये क्या है, ये आपको डोर टू डोर सर्विस देती है, अपने घर में बैठो, फिर अपने घर में उतरो आके, ठीक है ना। देन रिड्यूस कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग, ज्यादा कोई कॉस्ट भी नहीं लगती इसमें, मजदूर चाहिए, अपने हाथ सामान रख लिया, हो गया, है ना, ट्रक से सामान भेज दिया, सस्ता पड़ता है ना। देन सेफर मूवमेंट होता है, चांस ऑफ पिल्फरेज आर लेसर देन इन रेलवेज, इसमें चांस कम होता है, एक्सीडेंट वगैरह का भी कम होता है चांस, है ना। हर आदमी चौकन्ना होकर चलाता है। अब रेलवे में हम किसी दूसरे पे भरोसा कर रहे हैं, गाड़ी चलाने में हम खुद पे भरोसा करते हैं, तो भाई खुद पे भरोसा ज्यादा होता है हमको, है ना। देन प्रोवाइड लिंक्स बिटवीन रेलवे स्टेशन एंड पोर्ट्स एंड द हिंट्रेंस। अब भाई अगर मुझे घर से यहाँ से अगर स्टेशन जाना है तो भाई मैं कैसे जाऊंगी? उड़ के तो जाऊंगी नहीं भाई, इतनी पावर तो मेरे ऊपर दी नहीं है, सुपर नेचुरल पावर्स की मैं उड़ती आ रही हूँ, ऐसे तो करके जाऊंगी नहीं। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे रोड चाहिए, तो रोड्स के थ्रू मैं स्टेशन वगैरह पे जा सकती हूँ, ठीक है ना। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है बेटा? अनसर्फेस रोड्स है, कहीं पर उबड़ खाबड़ रोड है, कहीं रूट टूट जाती है ना, उबड़ खाबड़ हो जाती है। नॉट सुटेबल फॉर रेगुलर ट्रैफिक, नॉट प्रॉपरली मेंटेन, टूट गई, causes loss in form of wear and tear of vehicles। अब भाई टूट गई, गड्ढा हो गया, लो गाड़ी खराब हो गई, ठीक है ना। देन क्या है, कई जगह पर आपको चेक पोस्ट मिलते रहेंगे, क्या है, जब देखो रोक लेते हैं, पुलिस वाला रोक लेता है, हाँ भाई डिग्गी खोलो, क्या है, आदमी इरिटेट हो रहा है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देन टोल टैक्स, लो भैया 2000 का पेट्रोल लगाओ तो 500 रुपए का टोल टैक्स भी दो, है ना, टोल टैक्स लगता रहता है। देन ड्यूटीज लगती है ना, ऑन द रोड विच स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ द ट्रैफिक, तो जैसे कि भाई ट्रैफिक की स्पीड जो है वो कम हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है ना। देन अनब्रिज्ड लेवल क्रॉसिंग, लैक ऑफ वे साइड अम्यूनिटीज, साइड में आपको हाईवे में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, सिर्फ आपको मिट्टी मिलती है, पेड़ मिलते हैं, खेत मिलते हैं। खेत में भी वो एक ऐसा लगा हुआ एक डुप्लीकेट आदमी मिलता है जो मटके का सर होता है, वो लगा देते हैं बस। और क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, कोई अम्यूनिटीज नहीं मिलती। ट्रेन में जाओगे तो स्टेशन पे खाना मिल जाएगा, समोसा मिल जाएगा, चिप्स, दही, पता नहीं क्या मिल जाएगा, है ना। देन हैवी ट्रैफिक होता है कभी कभी। तो आई मैं दिवाली में घर गई थी, बहुत ट्रैफिक था, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, है ना। सेम रोड यूज बाय ऑल व्हीकल्स एंड इवन बाय एनिमल्स कॉज एक्सीडेंट्स, है ना। अभी मैं आ रही थी, जैसे हम रोड पे चलाते हैं, कुत्ता आगे से निकल जाए, तो ये प्रॉब्लम्स हैं किसमें? रोड ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है ना। तो ये आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। अब आते हैं अपना दूसरा, एंड दैट इज योर कुछ
एंड दैट इज योर रेलवेज। रेलवे की बात करें बेटा तो इट इज ए प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर्स। सबके लिए ये एक बहुत ही देसी तरीका है रेलवेज में ट्रैवल करना, ठीक है ना। पहली ट्रेन हमारे यहाँ कब चली थी बेटा? 1853 में चली थी, मुंबई से लेकर थाने तक चली थी, 34 किलोमीटर लॉन्ग थी, ठीक है ना। तो 1947 में क्या था बेटा? हमारे पास 42 रेल सिस्टम था इंडिया में। नेशनलाइज इसको करा गया था, यानी गवर्नमेंट कंट्रोल में कब आ गया था बेटा? 1951 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया था, ठीक है ना। एंड इट वॉज दी वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क इन दी वर्ल्ड। इंडियन रेलवेज की बात करें तो बेटा ये बहुत हर तरीके से चलती है, लॉन्ग डिस्टेंस भी चलती है और सब अर्बन भी चलती है। लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब ये आपको जम्मू से कन्याकुमारी मिलेगी, दिल्ली से बैंगलोर मिलेगी। सब अर्बन का मतलब विद इन एक सिटी में भी चलती है, मेट्रोस चलती है, लोकल रेल चलती है ना, मोनो रेल चलती है, ये चलती है, ठीक है ना। तो सब अर्बन भी है और लॉन्ग डिस्टेंस भी है। आज के टाइम पे बेटा इट इज रेलवे नेटवर्क जो है ये बिजिएस्ट नेटवर्क है, ओवर 18 मिलियन पैसेंजर्स एंड 2 मिलियन टन्स ऑफ फ्राइट डेली। रोज इतना इसमें आदमी ट्रैवल कर रहा है। दिल्ली मेट्रो में बहुत आदमी ट्रैवल करता है, अगर दिल्ली में मेट्रो बंद हो जाए तो भाई दिल्ली बढ़ जाएगी, ये हालत है, ठीक है ना। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्प्लॉयर विद मोर देन 1.4 मिलियन एम्प्लॉयज कवरिंग 7134 stations over total route length of more than 66030 किलोमीटर। तो इतने किलोमीटर की तो हमने रेल लाइन बिछा रखी है, ठीक है ना। दूसरा बेटा इसमें सबसे ज्यादा रेलवेज में आपको सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ह्यूज साइज, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट टू ईज द प्रेशर, है ना। बहुत ज्यादा इसको ओहो 1 मिनट, हाँ तो इसका बहुत ज़्यादा बड़ी हमने इसका नेटवर्क बनाया हुआ है रेलवेज का, जिससे कि भाई हम अलग अलग शहर को कनेक्ट कर सके, इससे प्रेशर कम होगा, ठीक है ना। सो इंडियन रेलवेज हैज बीन डिवाइडेड इनटू 18 जोन, 18 जोन्स में हमने अपने इंडियन रेलवेज को डिवाइड करा हुआ है, ठीक है ना। चलो अब ट्रैक सिस्टम की बात करते हैं। तो बेटा ट्रैक सिस्टम भी आपके अलग अलग तरीके के हैं, 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज का मतलब क्या होता है? जहां पर आपकी चौड़ी चौड़ी आपकी ट्रैक्स होती है, इसको ब्रॉड गेज बोलते हैं, ठीक है ना। ये कितना डिस्टेंस होता है बेटा? दोनों रेल्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? 1.67 मीटर का डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। जितना भी हमारे यहाँ इंडिया में रेल रूट है उसका 85% पे आपको ब्रॉड गेज मिलेगा। कितना मिलेगा बेटा? 85% पे आपको ब्रॉड गेज मिलेगा, ठीक है ना। कितना क्या हैंडल करता है? 85% ऑफ द टोटल गुड्स ट्रैफिक इन टर्म्स ऑफ टन्स किलोमीटर्स, इसको इंडियन गेज भी बोलती है। तो ये पहला आ गया आपका ब्रॉड गेज, ठीक है ना। कहाँ मिलेगा? ऑन दी वेस्ट कोस्टल लोलैंड। ब्रॉड गेज रेलवेज को हम बोलते हैं कोंकण रेलवे लाइन। कहाँ पर? वेस्टर्न कोस्टल लाइन में, जो कि कितना लंबा है? 760 किलोमीटर लंबा है, जो कनेक्ट करता है बेटा रोहा को महाराष्ट्र में कनेक्ट करता है और कर्नाटका में मैंगलोर तक कनेक्ट करता है, ठीक है ना। कितनी रिवर्स क्रॉस करता है बेटा? 146 रिवर्स क्रॉस करता है, स्ट्रीम्स क्रॉस करता है, 2000 ब्रिजेस क्रॉस करता है, 91 टनल्स क्रॉस करता है। इसके अलावा ऑल्सो पासेस 6.5 किलोमीटर एशियाज टनल। एशिया की सबसे बड़ी टनल जो है 6.5 किलोमीटर की, उसको भी क्रॉस करता है। कहाँ पर कनेक्टिविटी आती है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, ये इसके पार्टनर्स हैं प्रोजेक्ट में। फिर आती है आपकी बेटा मेट्रो गेज या नैरो गेज। मेट्रो गेज का मतलब जहाँ पर मेट्रो दौड़ रही है, मेट्रो गेज हो गया। नैरो गेज का मतलब पहाड़ों में शिमला वगैरह जाते हो ना, वहाँ टॉय ट्रेन चलती है, तो वहाँ पर रेल की पटरियाँ बहुत पास होती हैं, है ना, तो उसको बोलता है नैरो गेज। तो अब आती है आपकी बेटा मेट्रो गेज, जिसके डिस्टेंस कितना होता है? रेल के बीच में, दो पहियों के बीच में, दो ट्रैक्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? 1 मीटर का होता है ना। 11% ऑफ द टोटल रूट, जितना भी हमारे यहाँ टोटल रूट है उसका 11% मेट्रो रूट है। फिर आता है नैरो, इसका डिस्टेंस कितना होता है? 0.762 मीटर से लेकर 0.610 मीटर तक इसका डिस्टेंस होता है। 4% ही रूट लेंथ को ये कंट्रोल करती है और आपको ज्यादातर ये हिली एरियाज में मिलेंगे। देखो मैं आपको दिखाऊं तो ये है आपका ब्रॉड गेज, ठीक है ना, ये चौड़ी होती है, ये नॉर्मल है, स्टैंडर्ड गेज है, ये मेट्रो गेज है और ये नैरो गेज है, ठीक है ना। ये है आपके ओके। सब अर्बन्स की बात करते हैं बेटा, तो जैसे दिल्ली हो गया, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, लखनऊ, इन सब में आपको अपना खुद का एक मेट्रो सिस्टम मिलेगा, ठीक है ना। ये जो आपके सब अर्बन ट्रेन है ये आपको ज्यादातर बेटा ईएमयू होती है, नहीं इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स होती है। ये डीजल पेट्रोल से नहीं चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ठीक है ना। यूजुअली बेटा इनमें 9 कोचेज होते हैं, कभी कभी इसमें 12 कोचेज भी होते हैं अगर ट्रैफिक ज्यादा होता है तो, ठीक है ना। फिर आता है बेटा प्राइवेट पार्टिसिपेशन। ये क्या है? इसको स्टार्ट किया गया था, ये एक फॉर्मल प्रोसेस है प्राइवेट पार्टिसिपेशन का फॉर ऑपरेशन ऑफ द पैसेंजर
पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज इन फेजेस, है ना, अलग अलग फेजेस में चलाया जाता है ना। प्रपोज टू बिगिन विद अ डजन ऑफ 109 ओरिजिन डेस्टिनेशंस, ओरिजिन डेस्टिनेशन से इसको स्टार्ट करने की बात करी गई थी, है ना। पेयर्स ऑफ रूट्स थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ 151 मॉडर्न ट्रेन, तो मॉडर्न 151 मॉडर्न ट्रेन चलाने की बात करी गई है इस प्राइवेट पार्टिसिपेशन में। ये जो ट्रेन होती हैं आपकी, क्या होता है बेटा, दीज ट्रेन सेफ्टली क्लियरेंस विल बी डन बाय रेलवेज एंड ड्राइवर एंड गार्ड ऑफ द ट्रेन विल बी रेलवे ऑफिशियल्स। तो इसके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो सारे रेलवेज होते हैं, वो गवर्नमेंट के होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसको इंट्रोड्यूस करने का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना है, टाइम कम लगना चाहिए, जॉब क्रिएशन आ सके, है ना। देन प्रोविजन ऑफ वर्ल्ड क्लास ट्रैवल एक्सपीरियंस टू पैसेंजर्स, अच्छा हम ट्रैवल एक्सपीरियंस दे सके। एम क्या है, रिड्यूस डिमांड, है ना, सप्लाई डेफिसिट इन पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, तो ये इसके एम्स है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आती है इंपॉर्टेंट ट्रेन्स, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रेन्स है। तो भाई तेजस एक्सप्रेस, कौन कौन बच्चे यहाँ पर तेजस एक्सप्रेस में बैठे हुए जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, है ना, और कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे थे आप ये जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है ना। ये इंडिया की पहली ऐसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, बहुत तेज चलती है भाई साहब, उड़ती है गाड़ी, मैं बैठी हूँ, बहुत तेज उड़ती है बेटा, पूरी एसी है, एयर कंडीशन का मतलब पूरी एसी है। मुंबई CST यानी मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से लेकर बेटा ये करमाली गोवा तक जाती है। कब स्टार्ट हुई थी बेटा, 24 मई 2017 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। इसकी क्या सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसके दरवाजे स्टेशन पर अपने आप खुल जाते हैं, स्टेशन से और फिर अपने आप बंद हो जाते हैं। बीच में आप अगर चाहो दरवाजा खोल के मन कर रहा है ऐसे लटक के देख रहे जरा क्या हो रहा है बाहर, तो आप ये नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके अलावा तेजस की बात क्या है, राजधानी है बेटा, ये भी बहुत तेज चलती है। फिर आपकी गतिमान है, उड़ती है, शताब्दी भी तेज चलती है, वंदे भारत भी उड़ती है बाबा, और दुरंतो, ये सारी क्या है, दीज आर योर इंपॉर्टेंट ट्रेन, वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, जिनको प्रायोरिटी पे रखा जाता है। भाई एक तरफ बुंदेलखंड एक्सप्रेस आ रही है, एक तरफ राजधानी आ रही है, तो बुंदेलखंड को रोक देंगे, राजधानी को निकाल देंगे आगे, ठीक है ना, तो इनको प्रायोरिटी भी दी जाती है। ये आप देख सकते हो, ये आपकी वंदे भारत, ये तेजस, ये राजधानी, ये गतिमान, ऐसी है आपकी, ठीक है ना, ये आपकी ट्रेन है। इसमें वंदे भारत में भी आपको ऑटोमेटिक डोर सर्विस मिलती है, ठीक है ना। चलो, एडवांटेजेस क्या है बेटा, एडवांटेजेस ये है कि एफिशिएंट है, आराम से आप पहुंच जाते हो, है ना, इतना महंगा भी नहीं है भाई, 700 रुपए 1000 रुपए का टिकट मिल गया, स्लीपर में जाओगे तो 200 रुपए का टिकट 250 रुपए का टिकट मिल जाएगा, है ना। इजी मूवमेंट है, बल्कि गुड्स बड़े बड़े चीजें आप आराम से भेज सकते हो, पेरिशेबल कमोडिटीज टू डिस्टेंस प्लेसेस, है ना, कि भाई मम्मी ने अचार बना कर दिया है, मम्मी ने खाना बांध कर दिया, रात में रखा, सुबह तक आ जाओगे, घर आ जाओगे, खाना भी खराब नहीं होगा, ठीक है ना। देन फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोडक्शन यूनिट्स एंड फिनिश गुड्स टू द मार्केट, भाई जो भी रॉ मटेरियल है उसको आसानी से आप पहुंचा सकते हो प्रोडक्शन यूनिट तक, और जो भी सामान बनाया उसको आप आसानी से पहुंचा सकते हो मार्केट तक, ठीक है ना। देन रिड्यूस सफरिंग्स ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज, बारिश हो गई तो गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, फॉग आ गया गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, बट ट्रेन से आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हो। इजी मूवमेंट होता है ट्रूप्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स का, है ना, बड़े बड़े हथियार वगैरह कैसे लेके जाओगे, तो ट्रेनों में भर के जाते हैं ये, ठीक है ना। कंफर्टेबल जर्नी होती है, जब मन चाहा बैठ गए, जब मन चाहा सो लिया, है ना, मोबाइल चला लिया, चार्जिंग मिल जाएगी, है ना। सेफर जर्नी होती है फॉर फैमिलीज एंड बेबीज एंड एल्डर्स। ओके, अब डिसएडवांटेज क्या है बेटा, भाई ट्रैक जो है वो हर जगह आप नहीं बिछा सकते, जैसे हिली एरियाज में आप नहीं बिछा सकते, तो वहां पर आपको क्या चाहिए, वहां पर आपको रोड चाहिए, या जो फॉरेस्टेड एरियाज है वहां आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। देन लॉन्ग एंड डिलीशियस ट्रैवल एज कंपेयर टू एयर ट्रैवल, अब भाई दिल्ली से बैंगलोर जाना है 24 घंटा लगेगा, लेकिन दिल्ली से बैंगलोर आप प्लेन से जाओगे 2 घंटे में पहुंच रहे हो, तो भाई टाइम ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। कैन नॉट क्रॉस द ओशन, ऑब्वियस ही बात है भाई, समुद्र के अंदर तो नहीं जा पाएगी, है ना, कि समुद्र में मैं आ रही हूँ, पानी निकलते हुए चीरते हुए निकल जाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। तो भाई ओशन नहीं क्रॉस कर सकते, सिर्फ लैंड ट्रैवल के लिए ही यूज कर सकते हो। इसलिए अब आता है आपका तीसरा, दैट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भाई ये क्या है, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन April 1, 1995 में इसको बनाया गया था, ठीक है ना, विद द मर्जर ऑफ 2 अथॉरिटीज। उस टाइम पे 2 अथॉरिटीज हमारे इंडिया में चल रही थी, एक था आपका नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी एंड दूसरा वाज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन दोनों ने मिलकर अथॉरिटी ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया गया था, एक नेशनली थी एक इंटरनेशनली थी, ठीक है ना। अब AAI का मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करेंगे, तो ये क्या, इट इज अ नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग, ऑपरेटिंग, मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइडिंग सेफ एफिशिएंट एयर ट्रैफिक सर्विसेज एंड एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन सर्विसेज टू द कंट्री। तो ये जो AAI है बेटा, इसकी जिम्मेदारी है कि भाई कंट्री में अच्छी प्लेन्स चलाएं, अच्छी सर्विसेज दें, एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करें, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, एरोनॉटिक कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके इंडिया में, अपनी कंट्री में, ठीक है ना। अब बात करते हैं एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस की। इंडिया में कौन कौन सी एयर इंडिया चल रही है, बहुत सारी चल रही है ना। तो बोथ मर्ज इन 2007, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की बात करें तो ये 2 एयरलाइंस, जैसे हमारे यहाँ अलग अलग ट्रेन होती है वैसे कई कई तरह की एयरलाइंस होती है, ठीक है ना। तो
ये दोनों मर्ज हो गई थी कब बेटा, 2007 में मर्ज हो गई थी, और इसको क्या बोलते हैं, एयर इंडिया बोलते हैं। हाल ही में अभी एक और एयरलाइन जो है वो एयर इंडिया में मर्ज हो गई है, वो कौन सी है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, ठीक है ना। रिसेंटली हुई है, अभी 1-2 दिन पहले ही हुई है, ठीक है ना। विद दिस मर्जर, इस मर्जर से क्या हुआ बेटा, जो एयर इंडिया है ना, एयर इंडिया एयरलाइन है, ये 16th लार्जेस्ट एयरलाइन बन जाती है एशिया में, जो 100 डोमेस्टिक फ्लाइट्स और 70 इंटरनेशनल रूट्स को कनेक्ट कर रही है 100 सिटीज के साथ, ठीक है ना। टाटा ग्रुप ने बेटा इस एयर इंडिया को परचेज कर लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कब, 2022 में इसको परचेज कर लिया। दैट मीन्स पहले ये पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री थी, बट अब ये प्राइवेट सेक्टर की बन गई है, ठीक है ना। ओके कि नहीं ओके। तो इस एयर इंडिया में और इसकी कौन कौन सी फ्लाइट चलती है, एक एयर इंडिया चलती है, एक एयर इंडिया एक्सप्रेस चलती है, एंड एक चलती है AISATS, ठीक है ना। तो ये इसकी 3 एयरलाइंस है। एयर इंडिया बेटा अगर बात करें तो एयर इंडिया इज इंडियाज फ्लैग कैरियर एंड प्रीमियर फुल सर्विस एयरलाइन। सब कुछ मिलेगा इसके अंदर, खाना भी फ्री मिलता है, उस टिकट में ही सब कुछ खाना वाला भी मिलता है, बढ़िया सर्विस है, ठीक है ना। एयर इंडिया के प्लेन्स अच्छे होते हैं, क्वालिटी वाइज भी अच्छे। अगर एयर इंडिया एक्सप्रेस की बात करें तो बेटा सब्सिडरी ऑफ एयर इंडिया है, थोड़ी सी क्वालिटी यहाँ पर लोअर कॉस्ट होती है ना। और ये जो प्लेन्स चलते हैं ये आपके शॉर्ट डिस्टेंस और मीडियम इंटरनेशनल डिस्टेंस के लिए चलते हैं। दुबई से अगर दिल्ली आना चाहते हो तो आपको एयर इंडिया का प्लेन नहीं मिलेगा, एयर इंडिया एक्सप्रेस का भी प्लेन मिलेगा, ठीक है ना। और जो आपकी AISATS है बेटा, दे प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव सूट ऑफ ग्राउंड हैंडलिंग एंड कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज। तो ये जो एयर इंडिया का प्लेन है ये इसलिए क्या करता है, ये पैसेंजर प्लेन नहीं है, ये सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है ना, कार्गोज को हैंडल करता है। ओके और दूसरे कौन से बेटा, प्राइवेट शेड्यूल ऑपरेटर्स हैं, प्राइवेटली और कौन कौन से ऑपरेट हो रहे हैं, तो बेटा एक है आपका इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड जिसको इंडिगो बोलते हैं, और एक ये विस्तारा है। अब विस्तारा नाम की चीज कुछ भी नहीं है, तो अभी मैंने आपसे पूछा ही था कि कौन सी वो एयरलाइन है जो एयर इंडिया में मिक्स हो गई है, मर्ज हो गई है, सो इट इज विस्तारा, ठीक है ना। अब विस्तारा नाम की कोई फ्लाइट नहीं चलेगी, जो भी चलेगी वो एयर इंडिया की ही चलेगी। ओके चलो पवन हंस की बात करें, पवन हंस क्या है बेटा, ये हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये है ना, ये हेलीकॉप्टर्स बनाते हैं। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड कब स्टैब्लिश हुआ था, 1985 में स्टैब्लिश हुआ था। क्यों स्टैब्लिश किया गया था, क्या इनका ऑब्जेक्टिव था, हेलीकॉप्टर सपोर्ट मिले, ठीक है ना, हेलीकॉप्टर सपोर्ट सर्विसेज टू दी ऑयल सेक्टर इन ऑफशोर एक्सप्लोरेशन, ऑपरेट इन हिली एंड इनएक्सेसिबल एरियाज एंड मेक अवेलेबल चार्टर फ्लाइट्स टू प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। अब देखो क्या होता है भाई, प्लेन जब लैंड करता है, टेक ऑफ करता है, तो उसको एक लंबा रन ऑफ चाहिए होता है ना, रनवे चाहिए होता है, सॉरी। तो अब भाई हिली एरियाज में कहाँ तक बनाओगे रनवे, तो ऐसे में वहां पर क्या है, जो हिली एरियाज है ना, यहाँ पर क्या बोला गया, क्या यहाँ पर क्या देखा गया कि भाई हेलीकॉप्टर इजी है, टंग करके उड़ गया, टंग करके नीचे आ गया, इसको कहीं नहीं भागना पड़ता है ना, ऐसे नीचे करके आ जाता है, ऐसे नीचे करके उड़ जाता है, पट उड़ करके ऐसे उड़ भी जाता है, ठीक है ना, ऐसे होता है। देन अक्सर आप किसी हिली एरिया में जाओगे तो वहां पर हेलीकॉप्टर सर्विस होती है ना, टूरिज्म अट्रैक्शन भी होता है कि 5,000 में 8,000 में आपको पूरा ट्रिप करा देंगे, ऊपर से आपको दिखाएंगे पूरा श्रीनगर कैसा दिखता है ना। इफ यू वांट टू गो टू केदारनाथ तो वहां पर भी ये हेलीकॉप्टर सर्विसेज देते हैं, तो बेसिकली इसको इसीलिए बनाया गया था, ठीक है ना। देन एडवांटेजेस क्या है बेटा इसके, बेटा सिग्निफिकेंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, भाई कोई इंडिया से अमेरिका जाना चाहता है तो भाई प्लेन से ही जा सकता है। अगर तुम पानी के रास्ते से जाओगे तुम पहुंचोगे पता नहीं कितने दिनों में पहुंचोगे, 8-10 दिनों में पहुंचोगे, है ना। प्लेन से जाओगे तो 12-15-16 घंटे में आप पहुंच ही जाओगे, ठीक है ना। तो भाई इट इज लॉन्ग जर्नी के लिए बेस्ट है। दिल्ली से बैंगलोर जाना है 2 घंटे में पहुंच रहे हो, ठीक है ना। फास्टेस्ट एंड सबसे कंफर्टेबल भी होता है ना। प्लेन्स अच्छे होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, सीट वगैरह अच्छी होती है, कंफर्टेबल होती है, लेकिन यार बहुत ही बोरिंग होता है। मतलब अकेले का ट्रैवल कर रहे हो तो 1 घंटा तो निकल जाएगा, 1.5 घंटा निकल जाएगा, बट 2-2.5 घंटे का अगर ट्रैवल है तो बाप रे, अकेले तो बोर ही हो जाओगे, आई नो, ठीक है ना। दूर दूर एरियाज को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। देन सैंडी डेजर्ट को, रेगिस्तान से ऊपर से निकल के जा सकते हो, माउंटेन बैरियर से निकल के जा सकते हो, सीज ओशन को क्रॉस कर सकते हो, ठीक है ना। नेचुरल कैलेमिटी में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। हेलीकॉप्टर के थ्रू ही हमारे जो नेता वगैरह होते हैं वो मुआयना करने जाते हैं, हेलीकॉप्टर के थ्रू ही हम इन लोगों को वहां पर खाना वगैरह पहुंचाते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, एयरलिफ्ट कर लेते हैं, लोगों को उठा लेते हैं, वहां से निकाल लेते हैं, है ना। फूड मेडिसिन इन सबको ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है ना। डिसएडवांटेज क्या है बेटा, महंगा बहुत है भाई। दिवाली में बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो है वो घर नहीं जा पाए क्योंकि भाई फ्लाइटें बहुत महंगी थी, है ना, तो कॉस्टली बहुत है। फिर वेदर डिपेंडेंट है, अगर भाई बारिश हो रही है, मौसम नहीं है, हवा अगेंस्ट की है तो आप नहीं उड़ सकते, आपकी फ्लाइट डिले होने लग जाएगी, है ना। बर्डन ऑन पेट्रोलियम, क्योंकि इसमें जो तेल डलता है, जो पेट्रोलियम डलता है वो अलग तरीके का होता है, तो ढेर सारा पेट्रोलियम भी चाहिए होता है, तो उनके ऊपर एक बर्डन भी है। देन स्मॉल कैपेसिटी बट हाई फ्रेटेज चार्ज, बस कितना 100-200 लोगों को ले जा सकता है, बट बहुत ज्यादा पैसा लगता है ना, तो ये इसके डिसएडवांटेज है। अब आता है दूसरा, एंड दैट इज दी वाटर ट्रांसपोर्ट। भाई वाटर ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट बेटा क्या होता है, इसको आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, इनलैंड वाटर एंड ओशनिक वाटर। इनलैंड वाटर मतलब ये जो आपके रिवर है, कनाल है, बैक वाटर है, क्रीक है, स्ट्रीम्स है, ये आपके इनलैंड वाटर्स है ना, जो कि
डीप इनफ टू अलाउ दी शिप्स, इतने गहरे होते हैं कि वहां पर शिप वगैरह चल सकती है ना, और उसमें आप अच्छे से नेविगेट कर सकते हो, है ना, आप नाव में बैठकर भी नदी को पार कर सकते हो, लेकिन इट शुड बी मस्ट बी फ्री बैरियर सच एज वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स, रैपिड्स और वाटरफॉल नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपकी बोट जो है वो कहीं की कहीं चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये होता है इनलैंड। ओके, इफ वी टॉक अबाउट पेनिनसुलर रिवर्स, तो ये एक आइडियल जगह नहीं है नेविगेशन की, क्योंकि बेटा ये सीजनल नदियां होती हैं, इसमें कब बारिश होती है, इसमें कब पानी भरता है, जब बारिश होती है ना, एंड कंपैरेटिवली ये दीज आर शॉर्टर देन द रिवर्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया, तो इनकी लेंथ भी कम होती है, तो इसलिए आप इसको नेविगेशन के लिए यूज नहीं कर सकते, एंड सेकेंडली इसमें आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स भी मिलेंगे, तो दैट इज द रीजन इन नदियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, ऑफ द टोटल नेविगेबल लेंथ 20,236, ठीक है ना, 20,236 किलोमीटर इसका पूरा नेविगेबल लेंथ है, जिसमें 17,980 किलोमीटर जो है वो रिवर का है और 2.256 ये कैनाल्स का है। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो फ्लैट बॉटम वेसल्स, यानी ऐसी वेसल्स जो नीचे से, ऐसी शिप्स जो नीचे से फ्लैट होती हैं, वो आराम से इसमें ट्रैवल, आप उसमें नेविगेट कर सकते हो, ठीक है ना। देन इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अब ये क्या है, जैसे भाई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, रोड को कनेक्ट करने के लिए आपके पास ब्रो है, आपके पास नहीं है, ऐसी वाटर के लिए भी बेटा आपके पास IWAI है, दैट इज इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये एक ऐसी अथॉरिटी जिसका काम क्या होता है, हमारे इंडिया में जो वाटरवेज है उनको मैनेज करना, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर इन दीज वाटरवेज, है ना, सर्विंग द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, भाई किस तरह के नए नए प्रोजेक्ट आ सकते हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग दी रेगुलेशन। ओके, देन अगर हम IWAI यानी कि इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, तो इसने 106 नेशनल वाटरवेज बनाए, जैसे रोड के लिए नेशनल हाईवेज है, वैसे वाटर के लिए भी नेशनल वाटरवेज है 2016 में, जिसमें देन इसमें और 5 वाटरवेज इंक्लूड कर दिए गए हैं। कौन कौन से वाटरवेज है वो देखते हैं। जो नेशनल वाटरवे हाईवे 1 है, इट कॉम्प्राइज्ड ऑफ 1620 किलोमीटर, तो लेंथ किसकी है, इसकी कितनी है बेटा, इट इज 1620 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, एंड इट इज अ नेविगेबल वाटरवे। नेविगेबल वाटरवे का मतलब क्या होता है कि इसमें आसानी से आपकी बोट शिप्स वगैरह आसानी से नेविगेट कर सकती है, आप एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हो, ठीक है ना। कहां कहां कनेक्टिविटी आती है बेटा इसकी, गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम, यानी गंगा भागीरथी हुगली, ये पूरा हमारे नॉर्थ इंडिया और नॉर्दर्न प्लेन्स को ड्रेन करते हुए जाता है, ठीक है ना। किस किस को कनेक्ट करता है बेटा, इट कनेक्ट्स हल्दिया, कोलकाता, फरक्का, मुंगेर, पटना, बनारस एंड इलाहाबाद। तो देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, ऑलमोस्ट हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया को ये कवर कर रहा है। अगर आप इस वाले इमेज में अगर ध्यान से देखोगे तो देखो यहां से ये आपका स्टार्ट हो रहा है, ये आपका हल्दिया से स्टार्ट होके कोलकाता, फिर आगे फरक्का, फिर आपका ये आता है पाकुर, पटना, बलिया, बक्सर, चूनर, बनारस एंड इलाहाबाद, इस तरीके से पूरा ड्रेन करते हुए चलता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, दूसरा आता है नेशनल वाटरवे नंबर 2, इसको बोलते हैं NW2। जैसे हमने पढ़ा है हमने पढ़ा है नेशनल हाईवे 47, नेशनल हाईवे 1, 2, 7, 5, है ना, ऐसे ही आपका होता है नेशनल वाटरवे होता है नंबर 2, ठीक है ना। कितने किलोमीटर लॉन्ग है बेटा, इट इज समवॉट 891 किलोमीटर लॉन्ग है। इसको नेशनल वाटरवे कब डिक्लेयर किया गया था, 1988 में इसको डिक्लेयर करा गया था। कहां कहां कनेक्ट करती है बेटा, ये आपका कनेक्ट करती है डुबरी पांडू जो आपका गुवाहाटी में है। कहां तक कनेक्ट करती है बेटा, ये आपका करती है तेजपुर, नियामती, देन दिब्रूगढ़ एंड सादिया, जो आपको ब्रह्मपुत्र रिवर में आके ये ज्वाइन होता है, ठीक है ना। ये जो आपका नेशनल हाईवे 2 है बेटा, इट कनेक्ट्स दी नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब नॉर्थ ईस्ट रीजन का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट का मतलब आपकी नॉर्थ ईस्टर्न वाली स्टेट जो है, जो कंट्रीज, जो स्टेट्स है, उसको कनेक्ट करता है बेटा, कोलकाता से हल्दिया से कनेक्ट करता है। साथ साथ आपको यहाँ पर पोर्ट फैसिलिटी मिलेगी इन बांग्लादेश एंड सुंदरबन वाटरवेज, ठीक है ना। देन तीसरा आता है, तीसरा नेशनल वाटर हाईवे है, वाटरवेज है, दैट इज NW3, ठीक है ना। कहां से कहां तक रन करता है, कोलकाता से लेकर कोट्टापुरम तक रन करता है। अब देखो यहां से आप देख सकते हो, ये आपका कोट्टापुरम से आपको, सॉरी कुल्लम से, आई थिंक आई हैव सेड कोलकाता, इट्स नॉट कोलकाता, इट इज कुल्लम टू कुट्टापुरम। ये आप देख रहे हो, आपका कुट्टापुरम है, नीचे आपका कुल्लम है, ये कुल्लम से ऐसे ऐसे जाता है, पूरा कुट्टापुरम तक जाता है। कितना लंबा है, 168 किलोमीटर लॉन्ग है, वेस्ट कोस्ट पर चल रहा है, ये हमारा वेस्टर्न घाट है, आपको पता है, दिस इज वेस्टर्न कोस्टल कैनाल, वहां पर रन करता है अलॉन्ग विद किसके, चंपाकरना कैनाल एंड उद्योग मंडल कैनाल। ये दो कैनाल यहाँ पर पड़ती है बीच में, ये देखो उद्योग मंडल कैनाल दिख रही है, और यहाँ पर आपको चंपाकरना कैनाल मिलेगा नीचे, ये इन दोनों के बीच में भी ये
आपका वाटरवे नेविगेशन प्रोवाइड करता है। डिक्लेयर्ड नेशनल वाटरवे कब बना था? ये 1993 में ये नेशनल वाटरवे बन गया था। ओके, वन ऑफ द मोस्ट नेविगेबल एंड टूरिज्म पोटेंशियल एरिया इन इंडिया। तो ये एक ऐसा वाटरवे है जिसमें मोस्टली आपको टूरिस्ट मिलेंगे कि भाई लोग पसंद करते हैं बैकवर्ड वाटर्स में, इस तरह के नेशनल वाटरवे में ट्रैवल करना पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो ये वो वन ऑफ द वाटरवेज है। ओके, फिर आता है आपका नेशनल वाटरवे नंबर 4। ये कहां पर है बेटा? इट कॉम्प्राइजेस ककिंदा, काकीनदा पुडुचेरी से लेकर ये स्टार्ट होता है। स्ट्रेच ऑफ कैनाल्स, कई सारे आपको कैनाल्स मिलेंगी यहाँ पर, ककुलरी मिलेंगी, ककुलरी टैंक्स मिलेंगे, गोदावरी एंड कृष्णा रवि नदी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। कितना किलोमीटर लॉन्ग है बेटा? 1028 किलोमीटर लॉन्ग है, जो कि आपको यहाँ से दिख रहा है। ये आपका इतना पूरा आता है। दिस इज नेशनल वाटर हाईवे वाटरवेज 4, ठीक है ना। फिर आता है नेशनल वाटरवेज 5। कितना लंबा है? 558 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है ना। कॉम्प्राइज क्या क्या है इसमें? तलचर धमरा, तलचर धमरा से स्टार्ट होता है। स्ट्रेच ऑफ कहां कौन कौन सी नदियां होती हैं? ब्राह्मणी नदी, गोयनकाली नदी, चारबती नदी एंड स्ट्रेच ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल कैनाल, ठीक है ना। तो यहां तक ये जाता है। ओके, देन चारबती धर्मा स्ट्रेच ऑफ मताई रिवर along with the महानदी डेल्टा एंड रिवर महानदी डेल्टा रिवर सिस्टम, ठीक है ना। तो ये पूरे के पूरे इसका कनेक्टिविटी है, स्ट्रेच है कि कहां से कहां स्टार्ट होता है और कहां से कहां तक जाता है। डिक्लेयर्ड, इसको कब नेशनल वाटरवे डिक्लेयर करा गया? 2008 में इसको डिक्लेयर करा गया था। कोल फ्रॉम तलचर टू धामरा एंड पारादीप पोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्गो फॉर दिस वाटरवे। यानी कि अगर इस पोर्ट से अगर हमें इस वाटरवे से अगर हमें कोई सामान एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन सा है यहाँ पर? इट इज दी पारादीप पोर्ट, ठीक है ना। देन और दूसरे कौन कौन से इनलैंड वाटरवेज हैं? इनलैंड वाटरवेज का मतलब रिवर स्ट्रीम्स वगैरह। और कौन से इनलैंड वाटरवेज हैं? तो डेल्टाइक रीजन आपको मिलेंगे, गोदावरी, कृष्णा, महानदी रिवर्स में मिलेंगे आपको यहाँ पर। और बहुत सारे आपको इनलैंड वाटरवेज, कई और बहुत सारे आपको पानी से होता हुआ रास्ता मिलेगा। देन बाराक रिवर मिलेगी, मानदोवी एंड जुआरी रिवर मिलेगी गोवा में। द बैकवाटर्स ऑफ केरला, जिसमें आपको बड़े बड़े सुंदर सुंदर वो नारियल वाले पेड़ दिखते हैं ना, केरला के वो बैकवाटर्स हैं, ठीक है ना। इन सबका इस्तेमाल किया जाता है इनलैंड वाटरवेज में, ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आता है ओशियानिक वाटरवेज, यानी कि आपका जो वो वाटरवेज जो आपको ओशन से कनेक्ट कर रहे हैं उसको हम ओशियानिक वाटरवेज बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई इंडिया की टोटल कितनी कोस्ट लाइन है आपको पता है? 7517 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है। व्हाट डू यू मीन बाय कोस्ट लाइन? की जो हमारा इंडिया ऐसे रन करता है ना, तो ये जो मैंने आपको बना के दिया है ना, दिस इज योर कोस्ट लाइन, ठीक है ना। वो एरिया, वो पॉइंट, वो लैंड जो हमारा समुद्र को टच कर रहा है इंडिया का, उसको हम कोस्टल लाइन बोल रहे हैं, ठीक है ना। फॉर्मिंग द बिगेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। 12 मेजर पोर्ट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, 187 नोटिफाइड माइनर्स एंड इंटरमीडिएट पोर्ट्स आपको मिलेंगे। व्हाट डू मीन बाय इंटरमीडिएट पोर्ट्स? की भाई एक बड़ा पोर्ट, एक और बड़ा पोर्ट और बीच में आपको एक छोटा सा कनेक्टिंग पोर्ट मिलेगा, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट पोर्ट, ठीक है ना। 95% इंडिया का जितना भी ट्रेड हो रहा है, फॉरेन ट्रेड हो रहा है, वो इसी रूट से, इन्हीं ओशियानिक वाटरवेज से कनेक्ट होता है, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा कुछ इंटरनेशनल ट्रेड के अलावा इन रूट्स का हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। जैसे पापा क्या हमें कहाँ जाना है? अंडमान जाना है। कहाँ जाना है? लक्षद्वीप जाना है। कैसे जाओगे? तैरते हुए तो जा नहीं पाओगे, आती ही नहीं है, डूब जाओगे, है ना। तो कैसे जाओगे आप? इन्हीं वाटरवेज का, ओशियानिक वाटरवेज का ही यूज करके लक्षद्वीप आइलैंड्स या फिर मालदीव जाते हैं या फिर अंडमान एंड निकोबार जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज करते है। ओके, मेजर पोर्ट्स कौन कौन से बेटा? तो ये 80% जितनी भी हमारे यहाँ कार्गो ट्रैफिक है। कार्गो ट्रैफिक का मतलब जहां जहां से हमारी कंट्री में सामान आ रहा है या हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो 80% हम इन पोर्ट से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पोर्ट्स को क्लासिफाई करा गया है मेजर पोर्ट्स में, माइनर पोर्ट्स में और इंटरमीडिएट टाइप ऑफ पोर्ट्स में क्लासिफाई किया गया, ठीक है ना। अब एक एक करके फटाफट से पोर्ट्स को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो कोलकाता में आपको पोर्ट मिलेगा। कोलकाता कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, ठीक है ना। ये एक रिवराइन पोर्ट है। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द हुगली रिवर, ठीक है ना। वही फरक्का बैरेज में गंगा नदी जो आके वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। जो कोलकाता में जाती है वो हुगली बन जाती है, और जो उसके बाद बेटा बांग्लादेश में क्या एंटर करती है वो कौन सी नदी कहलाती है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे, ठीक है ना। हैंडल्स डाइवर्सिफाइड कमोडिटीज कमिंग फ्रॉम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। अब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का मतलब क्या हो गया? ये आपका फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया है ना। यहाँ से जो सामान आ रहा है वो इसी पोर्ट में आता है, ठीक है ना। यहाँ से फिर हमारे इंडिया में सप्लाई आती है। ऑस्ट्रेलिया से आता है, न्यूजीलैंड से आता है, तो वो कौन से पोर्ट में आता है? कोलकाता के इस पोर्ट पर आता है, ठीक है ना। फिर दूसरा पोर्ट कौन सा है? हल्दिया है। हल्दिया भी आपका बेटा वेस्ट बंगाल में ही है, ठीक है ना। इसको किस पे बनाया गया है? हुगली रिवर पे ही बनाया गया है।
कोलकाता पोर्ट पर क्या है, ट्रैफिक बहुत हो गया है ना, बहुत ज्यादा शिप्स आ रही हैं, एंटर हो रही हैं, जा रही हैं, तो ट्रैफिक को कम करने के लिए ही ये हल्दिया पोर्ट बनाया गया, ठीक है ना। फिर आता है आपका पारादीप पोर्ट, ये मैंने अभी आपको बताया था, ये ओडिशा में है, ये ओडिशा का कोस्ट पे बना हुआ है, जिसका काम है क्या हैंडल करता है, आयरन और एंड कोल की सप्लाई को ये हैंडल करता है। ओके, फिर आता है आपका विशाखापट्टनम, कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। इट इज द डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट। लैंडलॉक पोर्ट का मतलब ये ऐसा पोर्ट है जो बिल्कुल जमीन और समुद्र आपस में जुड़े हुए। ज्यादातर पोर्ट्स क्या होते हैं, थोड़ा अंदर समुद्र में अंदर जाकर होते हैं, है ना, लेकिन ये विशाखापट्टनम का पोर्ट ऐसा है जो बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। किस चीज को हैंडल करता है, क्रूड ऑयल को और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हैंडल करता है, यानी कि इस सामान का यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। फिर आता है बेटा चेन्नई पोर्ट, इट इज इन तमिलनाडु। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक हैंडल, सेकंड लार्जेस्ट है। अब भाई क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता है कि भाई फर्स्ट लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है वॉल्यूम के टर्म्स में, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है ना। It is the oldest artificial harbor on the east coast of India. Obviously बात है, it is on the east coast. तमिलनाडु हमारे ईस्ट में पड़ता है, साउथ के, है ना। हैंडल करता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स करता है, क्रूड ऑयल का मतलब कच्चा तेल होता है, फर्टिलाइजर्स, आयरन और एंड ड्राई कार्गो। ओके, फिर आता है आपका बेटा टूटीकोरिन, ये आपका कहाँ है, ये भी आपका तमिलनाडु में है, जो कि आपका ईस्ट कोस्ट में पड़ता है। क्या हैंडल करता है बेटा, कोल को हैंडल करता है, देन सॉल्ट, ड्राई कार्गो, एडिबल ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। उसके बाद आता है गुजरात का, जैसे कंडाला पोर्ट, इट इज इन गुजरात, ये एक टाइडल पोर्ट है ना, एंड फ्री ट्रेड जोन है। फ्री ट्रेड जोन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर टैक्सेस वगैरह बहुत कम है, ठीक है ना। लोकेटेड कहां पर है, ईस्टर्न कोस्ट में है, सो इट इज ऑन द ईस्टर्न एंड पर है, एंड इन रन ऑफ कच्छ। हैंडल क्या करता है बेटा, क्रूड ऑयल करता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स करता है, एडिबल ऑयल करता है, फूड ग्रेन्स करता है, सॉल्ट एंड कॉटन, इन सबको ये हैंडल करता है। हैंडल करने का मतलब नहीं इसको तो चार पांच इसके हाथ है, हैंडल करने का मतलब ये है कि इन सारे सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ये कंट्रोल करता है, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मुंबई पोर्ट, वेरी फेमस पोर्ट, महाराष्ट्र में आपको मिलेगा। ये एक नेचुरल हार्बर है वेस्ट कोस्ट में, एंड इट इज द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। मैक्सिमम ट्रैफिक यहीं पर आता है, ओके, विच इंक्लूड्स मिनरल ऑयल एंड ड्राई कार्गो। फिर आता है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इसको हम बोलते हैं नवा शेवा बोलते हैं। इट इज इन मुंबई, ठीक है ना, बिगेस्ट अल्ट्रा मॉडर्न सी पोर्ट है, जो कि आपको मुंबई के ऑफशोर में मिलेगा, विच इज इक्विप्ड विद मॉडर्न फैसिलिटीज, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स एंड पोर्ट में आपको फैसिलिटीज मिलेंगी। हैविंग मैकेनाइज्ड कंटेनर्स बर्थ फॉर हैंडलिंग ड्राई कार्गो एंड सर्विस बर्थ्स। ओके, देन वी हैव मोरमुगांव पोर्ट, ये आपका गोवा में है। इसमें बेटा अगर कुछ पांच पोर्ट्स पे याद कर लोगे, इट इज मोर देन इनफ। मैंने सारे आपको लिख के दिए हैं, यू हैव टू लर्न एनी 5, ठीक है ना, क्योंकि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से हार्डली 4 और 5 ही आएंगे। ओके, तो इट इज ऑल्सो अ नेचुरल हार्बर, जो कि आपको कहां मिलेगा, एंट्रेंस ऑफ द जुआरी एस्टुरी इन गोवा में आपको मिलेगा ये। 5th पोजीशन आता है इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक हैंडल करने में इसकी 5th पोजीशन होती है। देन फिर आता है आपका न्यू मैंगलोर पोर्ट, ये पोर्ट दैट इज इन कर्नाटक में है। लोकेटेड कहां पर है, वेस्ट कोस्ट में। क्या हैंडल करता है बेटा, आयरन ओर को हैंडल करता है, ऑफ कुरिमुख एंड इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स एंड एडिबल ऑयल्स। इन सारी चीजों का यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ठीक है ना। फिर आता है आपका कोच्चि, ये आपका केरला में है, ये भी एक नेचुरल हार्बर है ना। क्या चीज एक्सपोर्ट करता है बेटा, यहाँ से कॉफी बाहर जाती है, चाय बाहर जाती है, स्पाइसेस मसाले बाहर जाते हैं। इंपोर्ट करते हैं किसको, पेट्रोलियम को, फर्टिलाइजर्स को इंपोर्ट करते हैं। फिर आता है आपका एन्नोर पोर्ट लिमिटेड, ये कहां पर है, चेन्नई के पास में है, कुछ 24 किलोमीटर दूर है बेटा चेन्नई से। ये पहला पोर्ट है इंडिया का जो एक पब्लिक कंपनी का है, ठीक है ना, कॉर्पोरेट एंटिटी का है, एंड इट इज नॉट अ पोर्ट ट्रस्ट लाइक अदर मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये कोई ट्रस्ट नहीं है, इट इज अ प्रॉपरली अ पब्लिक कंपनी, ठीक है ना। इट इज अ सैटेलाइट पोर्ट meant to decongest and improve the environmental quality as the busiest चेन्नई एयरपोर्ट। तो चेन्नई एयरपोर्ट पर ट्रैफिक बहुत हो गया, तो उस ट्रैफिक को कम करने के लिए, पोल्यूशन कम करने के लिए ये वाला पोर्ट बनाया गया है। ओके, अब इसके एडवांटेजेस क्या है बेटा, देखो वाटर ट्रांसपोर्ट में कोई भी पोल्यूशन नहीं है, तो इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत चीप भी होता है ये, ठीक है ना। फ्यूल एफिशिएंट होता है इन कंपैरिजन टू रोड एंड रेलवे। ऑब्वियसली बात है, इतना फ्यूल रिक्वायरमेंट नहीं होता है जितना कि रोडवेज, रेलवेज या एयरवेज में रिक्वायरमेंट होता है। जैसे बेटा 1 लीटर ऑफ फ्यूल मूव्स 24 टन किलोमीटर ऑन रोड, है ना, वेराज अगर हम बात करें 95 टन किलोमीटर ऑन रेलवे एंड 215 टन ऑन इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन। तो भाई सबसे ज्यादा अगर आप 1 लीटर फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हो, तो अगर रोड पे चल रहे हो तो 24 टन चल पाओगे, रेलवे में चल रहे हो तो 95 चल पाओगे, लेकिन अगर आप वाटरवे में यूज कर रहे हो उसी ऑयल को, उसी लीटर फ्यूल को, तो आप 215 टन किलोमीटर चल सकते हो, ठीक है ना।
देन इट इज मोर सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की मटेरियल्स। देखा होगा आपने शिप्स में बड़े बड़े कार्गोज लदे रहते हैं, ठीक है ना। कंफर्टेबल जर्नी होती है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्पेस आपको मिलती है ना। इसमें आपको मेडिसिन भी मिलेंगी, केटरिंग भी मिलेगी, डॉक्टर्स भी मिलेंगे, कम्युनिकेशन भी मिलेगा, एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, स्पोर्ट्स भी मिलेगा। तो अगर शिप में अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो आपको ये सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। देन इट हैज सेफ एंड लेस ट्रैफिक। ऑब्वियसली बात है भाई, समुद्र में क्या ही ट्रैफिक आएगा, है ना। तो सेफ भी है, लेस ट्रैफिक भी होता है एज कंपेयर टू रोड एंड रेलवे ट्रांसपोर्टेशन। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है भाई, फटाफट से देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस। तो इट डिपेंड्स ऑन दी वेदर कंडीशंस। ऑब्वियसली बात है भाई, समुद्र में अगर तूफान आ गया तो भाई शिप नहीं चल सकती, डूब सकती है, पलट सकती है, ठीक है ना। देन लॉन्ग ट्रैवलिंग आवर्स होते हैं भाई, एक एक दिन में जाने के लिए आप कोई कुछ किलोमीटर्स ट्रैवल करने के लिए आपको बहुत पूरा दिन लग जाता है। किसी किसी को सी सिकनेस होती है, जैसे मुझे सी सिकनेस है। अगर समुद्र में मेरी नाव है तो वो ऐसे ऐसे होती रहती है तो मुझे चक्कर आते हैं, ठीक है ना, तो सी सिकनेस हो जाती है। लिमिटेड टू दी एरियाज वेयर रिवर्स आर नेविगेबल एंड ओशन रूट एग्जिस्ट। तो वहीं पर आप ट्रैवल कर सकते हो जहां पर पानी अवेलेबल होगा। जहां पानी अवेलेबल नहीं है उसके लिए आपको फिर दूसरा ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब दो मेजर प्रोजेक्ट्स की बात करें, एनएचआई की अगर बात करें, तो एक तो है आपका बेटा गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में बताया था कि ये हमारे बड़े बड़े शहरों को कनेक्ट करता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये बड़े बड़े शहर है, इनको कनेक्ट करता है। ये ऐसा क्वाड्रिलैटरल बनाते हुए चलता है। कैसे? ये हो गया दिल्ली, ये हो गई मुंबई, ये हो गया चेन्नई और ये हो गया कोलकाता। तो इस तरीके से क्वाड्रिलैटरल बनाते हुए चलता है, ठीक है ना। ओके, क्वाड्रिलैटरल बनाता है। इट इज द हाईएस्ट रेलवे प्रोजेक्ट इन इंडिया, ठीक है ना। मैंने GQ लिखा है, दैट इज गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, ठीक है ना। बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, ये सब इससे नेटवर्क से कनेक्टेड है। ओके, फिर आता है आपका नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये क्या है? ये है आपका श्रीनगर से लेकर बेटा कन्याकुमारी तक, ये है आपका नॉर्थ एंड साउथ। और फिर आपका ईस्ट एंड वेस्ट आता है, तो ये आपका कनेक्ट होता है बेटा, कहां से कनेक्ट होता है? पोरबंदर से कनेक्ट होता है, सिलचर तक जाता है। तो इट इज योर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है ना। तो हम इनकी बात कर रहे हैं। और ये जो रेड लाइन का दिख रहा है, दिस इज योर गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, ठीक है ना। तो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। तो लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट है हमारे इंडिया में चल रहा है ये, है ना। 4 to 6 लेन एक्सप्रेसवे है जो कनेक्ट करता है श्रीनगर से कन्याकुमारी। तो ये हो गया आपका नॉर्थ टू साउथ। और फिर पोरबंदर से सिलचर, तो ये हो गया आपका वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना। ये हो गया। ओके, इसके बाद फ्रीवेज आता है। ये क्या है? फ्रीवेज आप दिस आर दी हाईएस्ट क्लास ऑफ कंट्रोल एक्सेस हाईवेज, है ना। ये बहुत ही क्लास, एकदम आप कह सकते हो सपाट रोडें होती है, फ्रीवेज होते हैं जिसमें आप आसानी से फ्रीली चल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। ये क्यों डिजाइन करे गए हैं? हाई स्पीड व्हीकल ट्रैफिक, ऐसे व्हीकल्स जो बहुत तेज चलती हैं, जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए फ्रीवेज बनाए गए हैं। हमारी इंडिया में बेटा दो ही, एनएचआई ने बेटा दो हमारे यहाँ फ्रीवेज बनाए गए हैं। एक बना है ईस्टर्न फ्रीवे और एक बना है वेस्टर्न फ्रीवे, और जिसको हम कोस्टल फ्रीवे भी बोलते हैं। क्यों बनाया गया है? ट्रैफिक को कम करने के लिए। जैसे मुंबई में ट्रैफिक बहुत है ना, तो ओनली कार एंड पब्लिक बसेस आर अलाउड ऑन दिस। तो इसमें क्या है? सिर्फ कार्स और पब्लिक बसेस ही अलाउड है, इसके अलावा और कोई इसमें साइकिल, टू व्हीलर नहीं आ सकता, ठीक है ना। कहां से कहां कनेक्ट करता है? बांद्रा से वारली सी लिंक लाता है। इसके अलावा बेटा वेस्टर्न फ्रीवे जो है, ये कोस्टल वाला लॉन्गेस्ट ब्रिज आपको यहां पर मिलेगा इंडिया का। ओके, फिर आती है अटल टनल। भाई बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, अटल टनल जो है ये मनाली में बनी हुई है, जिसका रास्ता रोहतांग तक जाता है, ठीक है ना। सो इट इज ऑल्सो नोन एज रोहतांग टनल बोलते हैं। ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, अबव 10,000 फीट। तो भाई बहुत हाइट पे बनी हुई है, 10,000 फीट बहुत होता है, ठीक है ना। एलिवेशन क्या है बेटा? 3,978 मीटर पे बनी हुई है, जिसको आप बोल सकते हो 13,051 फीट पर बनी हुई है, ठीक है ना। कहाँ बनी है बेटा? पीर पंजाल रेंज में बनी हुई है, जो कि आपके हिमालयाज में पड़ती है ना। कहाँ पर? ऑन मनाली हाईवे, मनाली लेह हाईवे पर आपको ये टनल मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में। लेंथ कितनी है? इस टनल की लेंथ कितनी है? 9.02 किलोमीटर की लेंथ है। डिस्टेंस कितना रिड्यूस हो गया बेटा मनाली और केलोंग के बीच में? 71 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया है, रिड्यूसिंग टू 3 to 4 जर्नी 3 to 4 आवर जर्नी टाइम। तो 3 से 4 घंटे में आप आराम से मनाली से आप जा सकते हैं, ठीक है ना। मनाली एंड केलोंग ऑन द वे टू ले तक जा सकते हैं। 71 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया है और ट्रैवलिंग टाइम आपका 3 से 4 घंटा ही लग रहा है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है बेटा मल्टी मॉडर्न टर्मिनल्स। ये वाटरवेज में आया हुआ है, मल्टी मॉडर्न टर्मिनल्स, है ना। क्या है ये? 4 मल्टी मॉडल टर्मिनल्स बनाए गए हैं, प्रपोज करा गया है। पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल जो है वो गंगा रिवर पर बनाया जाएगा। इसको इनॉग्रेट किया था पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। कब? 2018 में किया था। कहां? बनारस में, ठीक है ना। ये कंट्री की पहली ऐसी कंटेनर कार्गो ट्रांसपोर्टेटर था, है ना। कंट्री की पहली ऐसी कंटेनर कार्गो ट्रांसपोर्टेड था ऑन इनलैंड वाटरवेज फ्रॉम कोलकाता। तो कोलकाता से इसको
कोलकाता से इसको कनेक्ट किया गया है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्ट कहाँ किया गया है बेटा, नेशनल वाटरवे 1 जो मैंने आपको पढ़ाया है उस पे आपको ये मल्टी मॉडल टर्मिनल वाटरवे मिलेगा, ठीक है ना। एंड ओके, लास्ट पॉइंट आता है कि भाई पोर्ट और हार्बर में क्या फर्क होता है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा भाई मैम पोर्ट क्या होता है, हार्बर क्या होता है। तो बेटा पोर्ट क्या है, ये एक मैनमेड कमर्शियल प्लेस होती है, इंसानों द्वारा बनाई गई पोर्ट होती है जो कि आपको ज्यादातर कोस्टल लाइन में मिलेगा। जबकि हार्बर क्या होता है, ये एक नेचुरली क्रिएटेड प्लेस होता है जो कि एक जमीन को एक बड़ी वाटर बॉडी से डायरेक्टली जोड़ देता है और पोर्ट का काम करता है, ठीक है ना। मेन पर्पस पोर्ट का क्या होता है बेटा, पोर्ट का काम होता है लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ कार्गोज, है ना। जो भी सामान आप लेकर आए हो शिप में, जो भी सामान है उसको लोड करना अनलोड करना, ये काम बेटा पोर्ट का होता है। हार्बर का काम क्या होता है, भाई शिप कहीं पर रेस्ट भी तो करेगी, तो शिप की जो रेस्टिंग जगह होती है, जहां वो पार्क होती है, उसको हम हार्बर बोलते हैं, ठीक है ना। सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर, जिसमें हमने पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रिवाइज कर लिया है। अब इसमें अगर तुम्हें कोई डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कैसा लगा लेक्चर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको यहाँ पर हर एक चीज क्लियर हो गई होगी, वाटरवेज, नेशनल हाईवेज, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, है ना। बहुत सिंपल चीजें थी इसमें, बेसिक चीजें थी, बहुत सारी कॉमन चीजें भी थी, ठीक है ना। तो इसको और रिवाइज करो, और कहीं डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे अपने अगले लेक्चर, अगले सेशन में। दैट्स ऑल डे फ्रॉम माय साइड। हंसते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे अहेड।